कल आपका बोर्ड एग्ज़ाम है। आप सभी को उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। यहाँ पर मैं कुछ बातें आपको बता दूँ कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में स्टार्टिंग का जो सेक्शन है 2 पैसेज और 1 ग्रामर का, कोशिश करिएगा कि उसमें आप जितना बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर सकें, लाइक 25 प्लस लेके आ सकें, वो आपके लिए रामबाण होगा। तो कोशिश करिएगा स्टार्टिंग के 30 में अगर आप 24 प्लस, 25 प्लस, 28 प्लस लेके आ आ जाएँ, तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। राइटिंग सेक्शन में आप आंसर अपना टू द पॉइंट लिखेंगे, कुछ भी अपने से अपना ओपिनियन, अपना सजेशन नहीं लिखेंगे, जितना पूछा गया है उतना ही लिखेंगे क्योंकि वही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर लिटरेचर सेक्शन की बात करें तो लिटरेचर सेक्शन में आप पोएट्री डिवाइसेस पूरा क्लियरली थॉटफुल रहेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को माइंड में रखेंगे क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है एनसीईआरटी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएँ देन आपका दिन बहुत अच्छा है। बट अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते तो जो ओरल कंप्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है चैप्टर के बीच-बीच में, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। जाते-जाते एक छोटी-सी टिप्स और है कि जितने भी चैप्टर हैं जो ईज़ी वाले हैं, जैसे अ लेटर टू गॉड, भोली, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन हार्ड आने वाले हैं, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहो, इसमें कोई डाउट नहीं है, हर साल आता है और इस साल भी आएगा। और जो हार्ड चैप्टर हैं, जहाँ पर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, जैसे द बुक दैट सेव्ड द अर्थ या फिर नेल्सन मंडेला या एने फ्रैंक, यहाँ से क्वेश्चन ईज़ी आएँगे, इसके लिए आप पूरा बेफ़िक्र रहिए। लेकिन हार्ड और ईज़ी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उस तरीके से आप लिख कर आएँगे। हार्ड और ईज़ी का मतलब है कि ये आपको एक आइडिया मिल रहा है कि इस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और कोशिश करिएगा कि जितना ज़्यादा बेस्ट ऑफ द बेस्ट आप कर सकें, राइटर का नाम, चैप्टर का नाम आप लिख के और पूरे साल भर की मेहनत करने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कल का एग्ज़ाम आप जीतने जा रहे हैं। जीतने इन द सेंस कि आपने पूरे साल भर जो मेहनत की है, पूरे राइटर्स को याद किया है, पोएट्री डिवाइसेस लर्न की हैं, उन सभी को कल आप कागज़ पर उतारने जा रहे हैं और एक नया इतिहास अपने 10th सीबीएसई के इंग्लिश एग्ज़ाम में आप देने जा रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं 4 सेक्शन आएँगे, चारों सेक्शन में से जो पहला सेक्शन है आपका रीडिंग सेक्शन का, रीडिंग सेक्शन में आपके पास 2 पैसेज आएँगे 10-10 नंबर के। 10-10 नंबर के 2 पैसेजेस में पहला जो पैसेज है वो आपका लगभग 450 शब्दों का आएगा। 450 शब्दों में आपको करना क्या है कि पूरे पैसेज को बारीकी से पढ़ जाना है। पढ़ने का इन द सेंस कि क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन देखने के बाद आप पढ़ने की तरफ जाएँगे। फिर आपको क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा कि इस पैसेज में एक्चुअली मुझसे पूछा क्या जा रहा है। पूरे क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 8 या 10 जितने क्वेश्चन कल आपको मिलेंगे, उसमें आप देखेंगे अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, जिन्हें अनसीन पैसेज से डर लगता है, तो आप देखेंगे 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, वो लिखने वाला होगा। टोटल 5 नंबर के ऐसे क्वेश्चन होंगे, ये सेट पे डिपेंड कर सकता है। तो 4 से 5 नंबर जो लिखने वाले क्वेश्चन होंगे, उसको आपको नहीं छोड़ना है, वो आपको सही करके आना है। इसके अलावा बचे 5 नंबर के क्वेश्चन उसमें 3 क्वेश्चन आपके लिए आते हैं जहाँ पर एमसीक्यू टाइप के होते हैं। 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको करेक्ट करना होता है। बट उसके लिए आपको पूरा पैसेज पढ़ना होगा और पढ़ने के लिए आपको स्कैनिंग और स्कैमिंग मेथड आनी चाहिए। स्कैनिंग और स्कैमिंग मेथड में आपको पूरा पैसेज पढ़ते-पढ़ते कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, कीवर्ड्स आपको जब मिलेंगे, उनको आप अंडरलाइन करते हुए, हाइलाइट करते हुए चलोगे। ये इसलिए क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपके आते हैं जहाँ पर आपसे पूछा जाता है इसका पर्टिकुलर सिनोनिम्स क्या है, एंटोनिम्स क्या है। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स करने के लिए अब तो पैसेज इतना ईज़ी हो चुका है कि वहाँ पर ये भी लिखा होता है कि पर्टिकुलर पैराग्राफ से आपको फाइंड आउट करना है। तो पर्टिकुलर पैराग्राफ में आपको जो भी मिले, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको उसकी वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आएगी। तो पर्टिकुलर उस पैराग्राफ में वो जो लाइन है उसका पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट क्या है? उस कॉन्टेक्स्ट को आपको समझने की कोशिश करिए और कोशिश करिएगा कि उसके क्लोज़ जा सके क्योंकि 4 ऑप्शन में अगर कोई वर्ड पूछा जा रहा है तो आप देखिएगा 2 या 3 उस अगर सिनोनिम पूछा जा रहा है, तो 1 वर्ड उसका सिनोनिम होगा और 3 वर्ड एंटोनिम में ही होंगे। इस तरीके से आप स्कैमिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका अगर एंटोनिम पूछा जा रहा है, तो 1 वर्ड एंटोनिम होगा, बाकी 3 सिनोनिम्स होंगे। तो इस तरीके से आप फ़ोकस रख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे पैसेज की, तो जो दूसरा वाला पैसेज होगा वो 250 शब्दों का होगा। अब उन 250 शब्दों में अब आप सोचेंगे कि ये 250 है तो ये ईज़ी है, नहीं। पहला वाला पैसेज आपके लिए ईज़ी हो सकता है, दूसरा वाला पैसेज आपके लिए थोड़ा-सा हार्ड हो सकता है क्योंकि उसमें वो ऐड कर देंगे नंबर्स और जब भी नंबर्स की बात आती है तो नंबर्स वाले पैसेज थोड़े-से ट्रिकी हो जाते हैं। 250 शब्दों का भले है, बट ये थोड़ा-सा आपके लिए ट्रिकी हो जाएगा और ट्रिकी कैसे होगा? जब नंबर्स की बात आएगी तो वहाँ पे आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। बट यहाँ मैं फिर बोल दूँ, आपको सबसे पहले उन क्वेश्चन्स को सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन्स आपके लिखने वाले हैं। लिखने वाले क्वेश्चन्स हमेशा ईज़ी होते हैं, वहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। और जब आप उनको लिख लें, तो फिर आप क्या करें, बाकी जो आपके एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चन हैं, उन एमसीक्यू टाइप वाले क्वेश्चन्स को सॉल्व करें, दैट विल हेल्प यू अ लॉट और आप देखेंगे 20 में से मिनिमम आप 14 मार्क्स गेन कर पा रहे हैं। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अनसीन पैसेज से आपको डर लगता है, तो 10 टू 12 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएँगे। अगर आप थोड़ा-सा अच्छे हैं, 14 टू 16 का स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा-सा भी टफ नहीं लगता है, आपके एवरेज के अकॉर्डिंग है, 18 टू 20 के मार्क्स आप आराम से गेन कर जाएँगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग सेक्शन।
एक चीज़ और यहाँ बता दूँ, कभी-कभार ऐसा होगा कि जो पैसेज आप करने जा रहे हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट आपको नहीं समझ में आएगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए आप क्या करेंगे, एक फुल स्टॉप से लेके दूसरे फुल स्टॉप तक उस लाइन को खोजेंगे और उस लाइन को खोजने के बाद उसका मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में वो क्या कह रहा है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़, एडवांटेज, सजेशन, व्हाई, हू, ऐसे जो शब्द हैं, ऐसे शब्दों पे आप बाकायदा गौर करेंगे और उसे अंडरलाइन करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये वर्ड क्या होंगे पर्टिकुलरली आंसर राइटिंग को अलग तरीके से करेंगे। और व्हाई वाले क्वेश्चन का तो आप जानते ही हैं बेसिकली कि उसका आंसर आप बिकॉज़ से करते हैं। कोशिश ये करना, 4 पॉइंट ध्यान में रखना रीडिंग सेक्शन के लिए। अपना ओपिनियन आप मत लिखिएगा, एक्स्ट्रा पैराग्राफ मत लिखिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा और फोर्थ है, जितनी वर्ड लिमिट आपको दी गई है, उतनी ही वर्ड लिमिट में आप अपने आंसर को कंप्लीट करिएगा। अब बात करते हैं दूसरे सेक्शन की, ग्रामर सेक्शन की। ग्रामर सेक्शन में पूरे साल भर आपने जो सिलेबस पढ़ा है, टेंस, मोडाल्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, नरेशन, ये सारी चीज़ें आपको टोटली दिमाग में तैयार कर लेनी है और तैयार करने के बाद आपको करना क्या है, इनको एग्ज़ाम हॉल में जितना आप रिवाइज़ कर सकें बैठ के शांति तरीके से 15-20 मिनट आप पहले ही चले जाते हैं, तो शांति से आप उनको रिवाइज़ करें और कोशिश करें कितना ज़्यादा क्लोज़ आप जा सकते हैं। देखिए, फँसने के चांसेस आपके कहाँ होंगे मैं बता देता हूँ। फँसने के चांसेस होंगे आपके मोडाल्स में, और आपने क्लासरूम में बाकायदा स्टडी की है कि मोडाल में जब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आते हैं, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आप उनसे घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को आपको टैकल करना है। नरेशन वाले जब क्वेश्चन आएँगे, तो नरेशन वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा, जहाँ पर आपको कंप्लीटली स्टेटमेंट दिया हुआ है और वहाँ आपसे दूसरा आंसर भी लिखा हुआ है और आंसर लिखने के बाद फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स 3 टाइप के आ सकते हैं। पहला तो टेंस चेंजिंग होगा, दूसरा होगा पर्सन चेंजिंग हो सकता है और तीसरा चेंजिंग हो सकता है कहीं पे कोई मोडाल्स चेंज हो रहा है, कैन के बाद कैन का जो ट्रांसफॉर्मेशन कुड से हो रहा है, तो उसके बाद वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स कर देंगे और वो पूछेंगे कि कौन-सा टेंस यूज़ होगा। तो इस तरीके की चीज़ें आ सकती हैं। इसके अलावा आप देखेंगे पार्टिसिपल से क्वेश्चन आते हैं, ये एक नया ट्रेंड बन के आया है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि वर्ब के 2 टाइप होते हैं, ट्रांज़िटिव और इंट्रांज़िटिव। इसके अलावा एक और सेक्शन निकल कर आता है वर्ब में, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में फाइनाइट तो टेंस को फ़ॉलो कर देता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, लेकिन जो नॉन फाइनाइट है उसमें 3 कैटेगरी होती है, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और ज्यूरेंट। तो जो पार्टिसिपल का है उसकी फर्दर 3 कैटेगरी बनती है, प्रेज़ेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ से जब क्वेश्चन बनते हैं तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। सो कोशिश करिएगा कि एग्ज़ाम हॉल से पहले अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को देख लें, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। और इस साल का जो सीबीएसई ने क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया है उसमें पार्टिसिपल के क्वेश्चन आए थे और मैंने उसे सॉल्व करवाया, तो आप जाकर उसे देख सकते हो, दैट विल आल्सो हेल्प यू। 3 चीज़ें यहाँ पर और मैं ऐड करना चाहूँगा। पहला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दूसरा है डिटरमिनर और तीसरा है प्रीपोज़िशन। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आप देखेंगे ईच और एवरी का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। ईच, वन ऑफ स्टूडेंट या एवरी स्टूडेंट, इस तरीके के जब स्टेटमेंट आते हैं और एक एक क्वेश्चन आता है वन करके, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पर ईच, वन या एवरी वाले आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा या प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। तो उन क्वेश्चंस पे आप बेसिकली ध्यान दीजिएगा। ये सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का रूल है। क्लास 8 की ग्रामर की बुक अगर आपके पास पड़ी होगी, पीसी रेन की जो आपने पढ़ी थी, दैट विल हेल्प यू। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ग्रामर की बुक है, तो आप सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का आप टॉपिक देख लेंगे, उससे भी आपका काम हो जाएगा। डिटरमिनर की मैं बात इसलिए कर रहा था क्योंकि आप देखेंगे डिटरमिनर के कॉन्सेप्ट में पर्टिकुलरली होता क्या है कि जो टोटल 9 डिटरमिनर्स हैं, उसमें लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू का जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ से क्वेश्चन इस साल भी पूछे गए थे सैंपल पेपर में और आप देखेंगे ये ट्रेंड है, ये सीबीएसई फॉलो करता आया है और वो उसको वो फॉलो करता रहेगा। इसके अलावा अगर प्रीपोज़िशन की बात करें, तो आप कहीं भी इवन आपके पास कोई ग्रामर की बुक होगी या गूगल वगैरह पे भी आप सर्च कर लोगे, जो फिक्स्ड प्रीपोज़िशन के क्वेश्चन हैं, वो भी सीबीएसई आपसे पूछ रहा है। तो जो फिक्स्ड प्रीपोज़िशन के क्वेश्चन है, लाइक फॉन्ट के साथ ऑफ होता है या कुछ और ऐसे पर्टिकुलर वर्ड है जहाँ पर कौन-सा फिक्स प्रीपोज़िशन, किस पर्टिकुलर वर्ड के बाद कौन-सा फिक्स प्रीपोज़िशन आता है। तो उस ट्रेंड को अगर आप देखिए, तो उस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। फिक्स प्रीपोज़िशन एक आपके लिए बेस्ट पार्ट हो सकता है। इसके अलावा नरेशन की बात करें, तो नरेशन में आपके पास 3 तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है असर्टिव का। असर्टिव में 2 टाइप होते हैं, अफ़र्मेटिव और नेगेटिव। उसके बाद बनती है बात इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव में पहला जो कंजंक्शन होगा इफ और वेदर का, दूसरा जो कंजंक्शन होता है डब्ल्यूएच वर्ड का, ठीक है? इसके अलावा इम्परेटिव सेंटेंस में इस साल के क्वेश्चन में नॉट लगा के आया था, बट अगर नॉट की बात करें तो नॉट के अलावा फॉरवर्ड भी एक ऑप्शन होता है और कंजंक्शन टू लगता है। तो आप इसको भी देख के जाइएगा। और हाँ, पर्सन चेंजिंग, टेंस चेंजिंग और नियरेस्ट क्लोजिंग वर्ड इक्वल टू डिस्टेंस क्लोजिंग वर्ड का जो चेंज होता है, लाइक दिस का दैट कर देते हैं, दिस का दोस कर देते हैं, हेयर का देयर कर देते हैं। तो इस तरीके से भी अच्छा, इस साल के पेपर में जो सैंपल पेपर था उसमें कम को गो किया था।
तो कम को गो करने वाला जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है वो भी उसी रूल में है, तो आप उसको मिस मत करिएगा क्योंकि होता क्या है कि जनरली ऐसे क्वेश्चन्स हमारे दिमाग से स्किप हो जाते हैं और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रामर एक ऐसी चीज़ है, अगर नरेशन आपको लिखने के लिए आ गया और आप टॉपर स्टूडेंट हैं, तो इस चीज़ का विशेष ख़्याल रखिएगा कि लास्ट में फुल स्टॉप ज़रूर आप पुट करिएगा क्योंकि होगा क्या, आप 76, 78 लेके आ रहे हैं बट अगर आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया होगा तो वहाँ पर भी आपके मार्क्स कट जाएँगे। एरर करेक्शन की मैं बात करूँ, जो आपका सबसे हॉट टॉपिक रहता है कि सर एरर करेक्शन वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें? तो एरर करेक्शन के लिए एक ही चीज़ आपको करना है कि पहले आप सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या उसमें कोई आर्टिकल की गलती है? अगर आर्टिकल की गलती नहीं मिल रही है, तो कोई बात नहीं, फिर आप दूसरा मेथड अपनाएँगे टेंस का। क्या कोई टेंस का हमें एरर मिल रहा है? अगर टेंस का एरर नहीं मिल रहा है, तो आप उसको स्किप करिए। तीसरा है प्रोनाउन का। प्रोनाउन में आप जानते हो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन का पार्ट है। तो क्या आई, मी, माय या वी, अस, आवर इसका कोई कॉन्सेप्ट हमें मिल रहा है? अगर ये भी नहीं मिल रहा है, तो जो सबसे लास्ट वाला होता है, वो होता है आपका वर्ब का, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट का। तो जो नॉन फाइनाइट में इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और gerund है, क्या वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं? इन 4 के अलावा और कोई मेथड यूज़ नहीं होता। सो इन्हीं चारों पे आपको फोकस करके एरर एंड करेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जनरली टेंस से क्वेश्चन बन जाते हैं और प्रोनाउन से क्वेश्चन बन जाते हैं। आपको आगे के मेथड के लिए बढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, बट नहीं आएगा तो ये 4 चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो। दैट विल आल्सो हेल्प यू। अब बात करते हैं कंप्लेन, इंक्वायरी, प्लेसिंग ऑर्डर और लेटर टू एडिटर एंड जॉब। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ राइटिंग सेक्शन की, फॉर्मल लेटर की। तो फॉर्मल लेटर में आप देखोगे जो ट्रेंड चला आ रहा है, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग प्लेसिंग ऑर्डर्स के क्वेश्चंस आते हैं। आपको जॉब इंटरव्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं बात बता दूँ, इसमें ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मेट। फॉर्मेट आपने सही लिखा है, सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस जो वहाँ पर दिया है वो आपने लिख दिया है। अपना एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करना है उसमें। डेट का फॉर्मेट आप देखेंगे, इसके बाद सैल्यूटेशन देखेंगे कि किस चीज़ के लिए कौन सा सैल्यूटेशन यूज़ होता है। इसके लिए मैंने एक पर्टिकुलर फ़ोटो आपके पास भेज दी है, वो भी आपको हेल्प करेगी। इसके बाद पूरा कंटेंट आप प्रेज़ेंट टेंस में लिखेंगे। जॉब एप्लीकेशन का है तो आप बायोडाटा वगैरह मेंशन करेंगे। प्लेसिंग ऑर्डर का है तो आप वहाँ पर मेंशन करेंगे कि कौन-कौन से सामान आप मँगा रहे हैं। जैसे कि आपको कह दिया गया कि यू आर अ स्पोर्ट्स टीचर, तो बीइंग अ स्पोर्ट्स टीचर आप अपने स्कूल में कौन-कौन से इक्विपमेंट मँगा रहे हैं, या फिर आप एक लाइब्रेरियन हैं अपने स्कूल के तो कौन-कौन सी किताबें मँगा रहे हैं, तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका ऑर्डर कितना आप प्लेस कर रहे हैं, उसका पेमेंट आप किस तरीके से करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आप पर्टिकुलरली फ़ोकस करके जाइए। सारा आप प्रेज़ेंट टेंस में लिखोगे, कुछ भी पास्ट टेंस में नहीं होगा। और फॉर्मेट पे 1 नंबर होता है, कंटेंट पे 2 नंबर होता है, एक्सप्रेशन पे 2 नंबर होता है। ठीक है? अगर आप इस तरीके से नंबर लेना चाहते हैं 5 आउट ऑफ 5, तो फॉर्मेट एक आपको सही करना पड़ेगा। कंटेंट इतना बेहतरीन हो कि 2 आउट ऑफ 2 आपको मिल ही जाए। और अगर वहाँ पे 2 आउट ऑफ 2 मिल गए, तो आपको एक्सप्रेशन में 2 आउट ऑफ 2 या 1 एंड हाफ आपको मिल जाएगा। इसका मतलब 5 या साढ़े 4 नंबर आपका कहीं भी नहीं गया हुआ है। इस चीज़ को आप लेटर में बाकायदा ध्यान देंगे फॉर्मल लेटर में। बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, सर्वे रिपोर्ट एंड टेबल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम राइटिंग सेक्शन के दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ की अगर आप बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, एनालिटिकल पैराग्राफ कभी भी आपके लिए ईज़ी नहीं होता। वहाँ पर आपको कुछ सेलेक्टिव वर्ड्स का यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अब ट्रेंड जो सीबीएसई पिछले 2 सालों से पूछ रहा है, वो चेंज हो चुका है। एनालिटिकल पैराग्राफ में किया क्या जाता है कि 2 पर्सन का कंपैरिज़न कर दिया गया है। आपको हेड बना दिया गया है। सपोज़ करिए कि आप एक स्पोर्ट्स कैप्टन हैं और आपको 2 पर्सन को चूज़ करना है। अब 2 पर्सन को जब आपको चूज़ करने के लिए दिया गया है, तो उसमें से कहा गया है कि किसी एक जो बेस्ट आपको लगे, उसके बारे में आपको बताना है। तो अब ऑब्वियस सी बात है, आपको अगेंस्ट भी बात नहीं करना है। आपको वहाँ दिखाना है कि दोनों पर्सन जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं, उन दोनों में से आप किसको चूज़ कर रहे हो और क्यों चूज़ कर रहे हो, वो बेस्ट क्यों है। तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं और कोशिश करिएगा कि वहाँ पर आप जितनी ज़्यादा क्वालिटीज़ उस पर्सन के बारे में बता पाएँ, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी क्योंकि मार्क्स उसी बेसिस पर आपको मिलेंगे। लास्ट में जब आप कंक्लूज़न की तरफ बढ़ें, तो ओवरऑल मेन ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप आंसर लिखें। जैसे ओवरऑल इट कैन बी कंक्लूडेड दैट, और उसके बाद पूरा एनालिटिकल पैराग्राफ जिस बारे में बात हो रही है, उस चीज़ को वहाँ पे आप समराइज़ करेंगे। और जब भी आप समराइज़ करें, अपने शब्दों की लिमिट को ध्यान दें और साथ ही साथ आप जितना बेहतरीन एडजेक्टिव लिख सकते हैं, उतना बेहतरीन एडजेक्टिव प्रेज़ेंट टेंस के फॉर्म में आप वहाँ पर प्रेज़ेंट करें। एक चीज़ का ख़्याल रखना है आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते टाइम या जब आप फॉर्मल लेटर लिखेंगे उसमें, आप अपना कोई ओपिनियन नहीं देंगे, पहली बात, अपना कोई आप सजेशन नहीं देंगे। इसके अलावा जितने वर्ड लिमिट की बात की गई है, अगर 100 टू 120 की बात की गई है,
तो कोशिश करिएगा 100 टू 120 में ही बात कंप्लीट हो जाए। बट बहुत बार क्या होता है कि आपके पास कंटेंट लिखते बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, तो कोशिश करिएगा कि 120 है तो 125, 130 के आसपास आप उसे कंप्लीट कर दें। कोई काउंट करने नहीं जाता, बट आपके लिखने के पैटर्न पे पता चल जाता है कि आपने शब्दों की जो सीमा है, उसे ज़्यादा यूज़ कर लिया है क्या उतने में ही किया हुआ है। ये सारी चीज़ें बेसिकली बड़ी ध्यान दी जाती हैं। अब बात करते हैं लिटरेचर सेक्शन की, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की, जो कि एक्सट्रैक्ट बेस होता है। एक्सट्रैक्ट बेस में आप देखोगे कि वहाँ पर आपसे एक एक्सट्रैक्ट दे दिया गया है 40 टू 50 वर्ड्स का, और वहाँ पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो जनरली जो चैप्टर वाले सवाल आते हैं उसको करना आसान हो जाता है इन कंपैरिजन टू पोएट्री वाले। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि पोएट्री में एक क्वेश्चन ऐसा आता है जहाँ पर आपको पोएटिक डिवाइसेस बतानी होती हैं, राइम स्कीम बताना होता है, या कोई पर्टिकुलर लाइन दी जाती है और वहाँ पर बताया जाता है कि ये कौन-सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो जब इस तरीके की चीज़ें अगर आपको टैकल करने के लिए आती हैं, तो यकीन मानिए आपने पूरे साल भर बहुत मेहनत की है, किताबों का अध्ययन आपने अच्छी तरीके से किया है और पोएट्री आपके लिए बहुत फ़ेवरेट रही है, तो वहाँ पर आप टैकल कर जाओगे। अदरवाइज़ तुक्का मार के तो आप सही कर सकते हो, बट मैं ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए बता रहा हूँ कि वहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, जो कि पर्टिकुलरली लिखने वाले होंगे। तो जो लिखने वाले क्वेश्चन हैं, वो तो आपको गलत नहीं करने हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि आप कोशिश ये करें कि जो 2 अलग से क्वेश्चन हैं, वहाँ पर आपको सेंटेंस कंप्लीटेशन के लिए दिया गया है, या 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को सही करना है, ऐसे क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने हैं। देखिएगा और देख के उसको बाकायदा टिक लगाइएगा, क्योंकि ये 5-5 नंबर के जो क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको गलत नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए और ज़्यादा बेस क्रिएट करते हैं। और जो आपका लिटरेचर वाला सेक्शन है 40 नंबर का, इसकी शुरुआत भी यहीं से होती है। तो मुझे उम्मीद है कि 6 और 7 में आप मिनिमम 4 मार्क्स और मैक्सिमम 5 मार्क्स लाने की कोशिश करोगे। पीवाईक्यू आप देख लीजिएगा, इस साल बोर्ड ने जो सैंपल पेपर आपके लिए रिलीज़ किए हैं, आप उसको देख लीजिए। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि लास्ट मोमेंट में आप इन सारी चीज़ों को थॉरली विद द राइटर देखने की कोशिश करिए कि कौन-सी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा सूटेबल हो सकती हैं। वही चीज़ आप क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के लिए जो एक्सट्रैक्ट बेस होगा, दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करिएगा। बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आपकी फर्स्ट राइट, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी फुट विदाउट फीट यहाँ से पूछे जाएँगे। तो जनरली आपको करना क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चैप्टर का नाम ब्रैकेट में दिया होता है, राइटर का नाम आपको याद करके जाना होगा। तो आप करेंगे क्या? किसी भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, और ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, चाहे वो आपके मार्क्स कम आ रहे हों, आप फेल हो रहे हों या आप टॉपर हों। चैप्टर का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ द चैप्टर, उसके बाद चैप्टर का नाम लिख देंगे, उसके बाद राइटर का नाम लिख देंगे। ये 2 लाइन आप मैंडेटरी लिख के जाओ, आपको इससे मार्क्स मिलने वाले हैं, दैट विल आल्सो हेल्प यू। और इसके बाद जो पूछा जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखिए। एक चीज़ के लिए आप प्रिपेयर रहिए, आपके पास एनसीईआरटी से क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए, देन यू आर द बेस्ट वन। नहीं आए, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को देखना है, और देखने के बाद थीम है, मैसेज है, इसके अलावा वो क्वेश्चन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, इसको मेंशन करना है। 3 चीज़ें आप लिख कर आएँगे उसमें, थीम, मैसेज और इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स। इन्हीं से आप आंसर बनाएँगे, इसके अलावा और किसी चीज़ को आपको यूज़ नहीं करना है। एक चीज़ और ख़्याल रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में जितने भी ईज़ी चैप्टर हैं, ये मैंने हमेशा कहा है आप लोगों से, जितने भी ईज़ी चैप्टर हैं, वहाँ से हार्ड क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहिए, और जितने भी हार्ड चैप्टर हैं, वहाँ से ईज़ी के लिए प्रिपेयर रहिए। अगर मैं कोई एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, तो जैसा कि आपको पता है कि आपका पहला ही चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, ये ईज़ी चैप्टर है, इसे सब कोई कर लेंगे, सारे बच्चों को तैयार है, बट यहाँ से जब कैरेक्टर एनालिसिस वाले क्वेश्चन आएँगे, तो वो आपके लिए दिक्कत हो सकता है। या भोली और एमेंडा का कैरेक्टर कंपैरिज़न आ जाएगा, तो वो आपके लिए दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये सारे चैप्टर्स ईज़ी हैं। सो कोशिश ये करिए जो ईज़ी चैप्टर हैं, वहाँ मेंटली प्रिपेयर रहिए कि मुझे ऐसे चैप्टर से हार्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बट जब नेल्सन मंडेला या एने फ्रैंक वाले चैप्टर की बात की जाएगी, तो वहाँ से ईज़ी क्वेश्चन आएँगे और डायरेक्ट आएँगे, तो उसको आप टैकल कर जाओगे, राइट? इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 की अगर आप बात करते हो, तो कुछ आपके लिए साइकोलॉजिकल क्वेश्चन, कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन, और इसके साथ ही साथ इनडायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब जब आपके पास साइकोलॉजिकल वाले क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पर आपसे ये उम्मीद की जाती है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो, तो फिर क्या होगा? जैसे कि आपने देखा होगा द प्रपोज़ल वाली चैप्टर को, या द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। अच्छा, ये दोनों चैप्टर लास्ट के हैं और बच्चे इसे इग्नोर कर देते हैं। बट आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जो चैप्टर फर्स्ट होता है और जो चैप्टर लास्ट होगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसको तो आपको इग्नोर करना ही नहीं है। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है। चैप्टर 1 किसी भी चैप्टर का, चाहे आप फर्स्ट राइट की बात करो या फुटप्रिंट डॉट फेड करो, और चैप्टर लास्ट, उसे आप थॉरली पढ़ के जाओगे, क्वेश्चंस देख के जाओगे। तो साइकोलॉजिकल टाइप के क्वेश्चन, कैरेक्टर कंपैरिजन में कैसे हो सकता है?
जैसे वली और भोली का कंपैरिज़न कर दिया गया और वहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि इसके बारे में आप एक्सप्लेन करिए। तो अब दोनों का जो कैरेक्टर कंपैरिज़न है वो काफ़ी अलग है, बट जब आपसे वहाँ पूछा जा रहा है तो आप किस तरीके से अपने आंसर को रिप्रेज़ेंट करोगे, वो बड़ी देखने वाली बात होगी। और कोशिश ये करिएगा, मैं फिर से बता दूँ, स्टार्टिंग आप करेंगे द नेम ऑफ द चैप्टर, उसके बाद उस चैप्टर को लिखा किसने है, उस राइटर का नाम आप लिखेंगे, ठीक है? अगर पोएम पूछ दिया गया है, तो पोएट और आप पोएटेस का नाम लिख देंगे। इसके अलावा एग्ज़ैक्ट आंसर लिखेंगे टू द पॉइंट। मैं फिर से बता दूँ आपको, अपना ओपिनियन नहीं डालना है आपको। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ टू द पॉइंट आंसर लिखने हैं और कोशिश करिएगा टू द पॉइंट आंसर में आप जितना एडजेक्टिव और की पॉइंट्स डाल सकते हैं, मार्क्स आपको उसी बेस मिलेंगे। यही आपको हेल्प करवाएगा और यही चीज़ें आपके लिए बेस्ट हो सकती हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। आई होप ये टोटल ओवरऑल समरी वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएँ। हम ज़रूर आपकी रिप्लाई करने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है आपको किसी तरीके की कोई डाउट नहीं होगी। फिर भी चैनल पर अगर आप आए हैं तो थैंक यू सो मच इसके लिए। बाय एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।